बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। अल्लाह पाक आप लोगों को ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखें। आज हमने केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है, गैसेस। और ये मैंने एफएससी और मैट्रिक की बुक से कंबाइन करके किया है। तो जी अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेशर के यूनिट्स। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे हम बिल्कुल मेन पॉइंट्स करेंगे, जो चीज़ें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि एमसीक्यूज़ में आ सकती हैं, सिर्फ उन्हीं को देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रेशर के यूनिट्स देखें तो प्रेशर के यूनिट्स में एटमॉस्फेयर, टॉर, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ये तो सेम ही है, बस इनको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। पीएसआई और पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, इसके अलावा न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, पास्कल, किलो पास्कल, बार एंड मिली बार। ठीक है, इसके बाद जी पाउंड पर स्क्वायर इंच जो है वो इंजीनियर यूज़ करते हैं इस यूनिट को, और मिली बार जो है वो मेट्रोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं। इनकी इंटर कन्वर्जन्स को, इनकी वैल्यूज़ को आप लोग याद रखें कि 1 एटीएम जो होता है वो 760 टॉर के इक्वल होता है। टॉर और मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो है ये एक दूसरे के इक्वल है, मीन के 1 टॉर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो 1 एटीएम 760 टॉर के इक्वल है एंड 1 एटीएम 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के इक्वल है। इसके अलावा 14.7 पीएसआई जो है वो 1 एटीएम के इक्वल होता है। 101325 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर जो है ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। और 101325 पास्कल, ये न्यूटन पर स्क्वायर मीटर और पास्कल ये सेम है। और 101.325 किलो पास्कल होगा, 1.01325 बार होगा, और 1013.25 मिली बार। इन सब की जो है वैल्यूज़ आप लोग अच्छे से याद रखें। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं गैस लॉज। गैस लॉज क्या है? रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गैसेस एंड प्रिवेलिंग कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मीन के गैसेस की बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ लॉज बनाए जाते हैं, और उसमें हम वॉल्यूम और प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन स्टडी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लॉज हैं। फिर आगे लॉज देखें तो सबसे पहले बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ जो दिया था, पेश किया था, रॉबर्ट बॉयल ने पेश किया था। और रॉबर्ट बॉयल जो थे वो नेचुरल फिलोसोफर थे, केमिस्ट, फिजिसिस्ट, इन्वेंटर, और ये बॉयल्स लॉ के लिए फेमस हैं। मीन कि इनका नाम जो है वो बॉयल्स लॉ के लिए जाने जाते हैं। ये बॉयल्स लॉ है क्या? प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन इस लॉ में हम स्टडी करते हैं। पी वी इज इक्वल टू के एंड पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू। ये इनकी जो कुछ 3 एक्सप्रेशंस हैं ये आप लोग याद रखें। उसके बाद चार्ल्स लॉ की बात करते हैं। तो जैकबस चार्ल्स जो थे वो फ्रेंच इन्वेंटर थे, साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन और बलूनिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने ये लॉ पेश किया था, और इसमें हम वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन देखते हैं। वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और v इज़ इक्वल टू के टी हो जाएगा। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म करेंगे तो कांस्टेंट जो है वो आ जाएगा, के आ जाएगा, और v1/t1 इज़ इक्वल टू v2/t2। ये 3 एक्सप्रेशन इसके याद रखने हैं कि अगर न्यूमेरिकल वगैरह में कैलकुलेशन करनी हो तो वहाँ पे आप लोग ये वैल्यूज़ मतलब ये वाला फार्मूला यूज़ करके वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। चार्ल्स लॉ की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन देखें तो एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय 1/273 of original volume at 0 degree centigrade for every 1 degree centigrade rise or fall in temperature। चार्ल्स लॉ की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन क्या है कि अगर हम प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर टेम्परेचर को 1 डिग्री इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करें तो जो वॉल्यूम है वो 1/273 फैक्टर से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा। क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है, तो अगर टेम्परेचर को हम 1 डिग्री इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम जो है वो 1/273 जो ओरिजिनल वैल्यू है उसका 1/273 हिस्सा जो है वो इंक्रीज़ करेगा। अगर टेम्परेचर को 1 डिग्री डिक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम 1/273 फैक्टर से डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, उसके बाद जी फार्मूला किस तरह कैलकुलेट करेंगे कि किस तरह टेम्परेचर जो है वॉल्यूम और टेम्परेचर के रिलेशन को हम देखें। टेम्परेचर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए ये फार्मूला याद कर लेना है। वी टी इज़ इक्वल टू वी नॉट 1+T/273। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है साइड पे। इन 1802 ही एक्सप्लेन्ड हाउ गैसेज टेंड टू एक्सपैंड व्हेन हीटेड। ये चार्ल्स के बारे में बताया हुआ है। यहाँ पे जो मैंने साइड पे ये पॉइंट मेंशन किया हुआ है कि 1802 में चार्ल्स ने चार्ल्स लॉ पेश किया था, और उसमें बताया था कि जब गैसेस को हीट किया जाता है तो वो किस तरह से एक्सपैंड करती हैं। मीन के किस तरह से उनका वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है। मीन के टेम्परेचर को बढ़ाने से उनका वॉल्यूम किस तरह से बढ़ता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इंटर कन्वर्जन ऑफ स्केल्स ऑफ थर्मोमीट्री। ये यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है, इंटर कन्वर्जन्स ऑफ स्केल ऑफ थर्मोमीट्री। तो इसमें डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज करते हैं,
केल्विन की जो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू गिवन होती है उसमें +273.16 कर दें तो वो आपके पास केल्विन में चेंज हो जाएगा। केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए -273.16 करेंगे और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर आपको गिवन होगा -32 करके कैलकुलेशन करेंगे और आपके पास वैल्यू जो है वो डिग्री सेल्सियस में चेंज हो जाएगी। डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, मीन कि यही वाला फार्मूला है और इसमें थोड़ी सी रीअरेंजमेंट कर लें और इस तरह आपके पास न्यू फार्मूला आ जाएगा। मीन के इन दोनों में से कोई एक फार्मूला आप लोग याद रख लें और फिर जो है कैलकुलेशन करते वक्त आप उसको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जी नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं यूनिट्स ऑफ आर। आर जो है वो जनरल गैस कांस्टेंट है और उससे पहले हम आइडियल गैस इक्वेशन को देख लें। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? सारे गैस लॉज को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन आती है। उससे पहले एक और गैस लॉ भी देख लें, एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है? वॉल्यूम ऑफ गैस ओनली डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो गैसेस का वॉल्यूम है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है, मीन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। जब हम बात करते हैं एवोगैड्रोस लॉ में तो इसमें ये एक्सप्रेशन वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, या फिर हम कह सकते हैं कि दो गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं तो उनका वॉल्यूम भी इक्वल होगा, ये एवोगैड्रोस लॉ है। 1 मोल जो होता है उसमें पार्टिकल्स होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23। ये जो है पहले भी हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर में। और 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम होता है 1 मोल का, मीन के मोलर वॉल्यूम, और पार्टिकल उतने ही होंगे एवोगैड्रोस नंबर के। और 1 डेसीमीटर क्यूब अगर हम लें तो फिर कितने पार्टिकल्स होंगे? यहाँ से 1 डेसीमीटर क्यूब लेने के लिए डिवाइडेड बाय 22.414 कर दें और दूसरी साइड पे भी एवोगैड्रोस नंबर को 22.414 से डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा कि 1 डेसीमीटर क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, ठीक है। फिर आगे हम देखें तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, रिमेंबर 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0.0899 ग्राम। 1 डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन उसका कितना मैस होता है? अब मैस कैसे कैलकुलेट किया है? यहाँ पे मैस को कैलकुलेट करने के लिए हम मोलर वॉल्यूम वाला कंसेप्ट यूज़ करेंगे। 1 मोल जो होता है उसमें कितना वॉल्यूम होता है? 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। लेकिन मोल की बजाय आप यहाँ पे मोलर मैस लगा दें, हाइड्रोजन का मोलर मैस 2 होता है तो 2 ग्राम इज इक्वल टू 22.414 डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब के लिए निकालेंगे तो 2 को हम डिवाइड कर देंगे 22.414 से, तो ये आपके पास मैस आ जाएगा 0.089 ग्राम्स, ठीक है। ये कितने की इक्वल है, कितने वॉल्यूम की इक्वल है? 1 डेसीमीटर क्यूब के। अब जी आइडियल गैस इक्वेशन देखें तो सारे गैस लॉज को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है जिसे हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं, PV इज इक्वल टू NRT। और अगर हम ये n जो है नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला ओपन करके लिख दें। नंबर ऑफ़ मोल्स गिवन मैस ओवर मोलर मैस होगा, m/m आ जाएगा। और m/m यहाँ पे पुट करने के बाद इसको हम रीअरेंज करें, मोलर मैस को इधर ले आएँ और PV को दूसरी साइड पे ले आएँ तो हमारे पास ये वाले जो है फार्मूला बन जाएगा। मोलर मैस इज इक्वल टू स्मॉल m, मीन के मैस RT/PV। मोलर मैस कैलकुलेट करने के लिए अगर बाकी आपको सारी वैल्यूज़ गिवन हो तो आप मोलर मैस कैलकुलेट कर सकते हैं। डेंसिटी के लिए आपके पास फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा, m/v। यहाँ पे ये m/v जो है ये d के इक्वल है। डेंसिटी को आप इधर ही रखें, RT को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा और P को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा मोलर मैस से। तो ये डेंसिटी के लिए फार्मूला हो जाएगा। और नंबर ऑफ़ मोल्स के लिए तो सिंपली हमने जो स्टार्टिंग वाली हमारी इक्वेशन थी PV इज इक्वल टू NRT, उसको रीअरेंज करें तो N इज इक्वल टू PV/RT आ जाएगा। और इसके अलावा आइडियल गैस इक्वेशन की एक और फॉर्म भी है, ये भी याद रखें, P1/V1 इज इक्वल टू P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोई भी जो न्यूमेरिकल आ जाता है तो आप इनमें से कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर बाकी वैल्यूज़ आपको गिवन हो तो आप एक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो है आइडियल गैस कांस्टेंट जो R है उसके यूनिट्स की तरफ आएँ तो यूनिट्स कैलकुलेट करने के लिए आप उसी तरह आइडियल गैस इक्वेशन को लिखेंगे, PV इज इक्वल टू NRT। और यहाँ पे आप R को इसी साइड पे रखें, N और T को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा तो ये आपके पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, R इज इक्वल टू PV/NT। अब इसमें प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ़ मोल्स और टेम्परेचर इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें तो इस तरह आपके पास कैलकुलेशन के बाद R की वैल्यू आ जाएगी। अगर तो हम एटमॉस्फेयर और डेसीमीटर क्यूब वाले यूनिट पुट करें, इस यहाँ पे वैल्यूज़ जो पुट करेंगे प्रेशर और वॉल्यूम की, तो फिर आपके पास R की वैल्यू आ जाती है 0.0821 डेसीमीटर क्यूब ATM पर केल्विन पर मोल। और ये डेसीमीटर क्यूब ATM क्या है? ये एनर्जी का यूनिट है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब ATM की बजाय मिलीमीटर ऑफ मर्करी पुट कर दें तो मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो है और टॉर, मिलीमीटर ऑफ मर्करी और टॉर पुट कर दें
इन दोनों में से कोई, तो फिर जो है आपके पास वैल्यू आ जाएगी 62.4 डेसीमीटर क्यूब। मतलब डेसीमीटर क्यूब वही रखा हमने, जस्ट यहाँ पे प्रेशर का यूनिट चेंज किया। पहले एटीएम था, अब हम मिलीमीटर ऑफ मर्करी कर दें या फिर टॉर्क कर दें, क्योंकि दोनों इक्वल है ना एक दूसरे के, तो वैल्यू जो है वो सेम आएगी 62.4। और न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के लिए आपके पास वैल्यू आ जाएगी 8.3143। और इसके अलावा ये पर केल्विन पर मोल तो सबके साथ सेम आएगा, क्योंकि इसमें हम नंबर ऑफ मोल्स और केल्विन जो टेम्परेचर है वो सेम रख रहे हैं, सारे यूनिट्स में सेम होगा। सीजीएस सिस्टम में 1 जूल जो होता है 10⁻7 अर्ज के इक्वल होता है। तो आपके पास यहाँ पे ये जो वैल्यू न्यूटन मीटर वाली जो वैल्यू आ गई है, इसको अगर आप कन्वर्ट करें आर्ज में, तो आपने सिंपली इस वैल्यू को 10⁻7 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो फिर आपके पास आर की वैल्यू जो है वो आर्ज में आ जाएगी, आर्ज पर केल्विन पर मोल। और 1 कैलोरी जो है वो 4.18 जूल की इक्वल होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पास्ट पेपर्स में भी आ चुका है। और इस तरह से हम कैलोरीज में कन्वर्ट करें इसी वैल्यू को, तो हम क्या करेंगे, 8.314 को डिवाइड कर देंगे 4.18 से, तो ये आपके पास कैलोरीज में वैल्यू आ जाएगी, कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। और नेक्स्ट हमने देख लिया, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि डेसीमीटर क्यूब और एटीएम जो है ये एनर्जी का यूनिट है, इकट्ठा मिलके ये एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेसीमीटर क्यूब एटीएम। तो इसको थोड़ा सा यहाँ साइड पे एक्सप्लेन किया हुआ है। इस साइड पे ये लिखा हुआ है कि इफ़ वी शो 1 मोल ऑफ एन if we have 1 mole of an ideal gas at 273.16 Kelvin and 1 atmospheric pressure, and its temperature is increased by 1 Kelvin, then it will absorb, just a minute, then it will absorb 0.0821 डेसीमीटर क्यूब एटीएम ऑफ एनर्जी। ठीक है, मतलब फिजिकली इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर हमारे पास 1 मोल हो किसी आइडियल गैस का, और हमारे पास जो टेम्परेचर हो वो 273.16 केल्विन हो, उस वक्त 1 एटीएम प्रेशर हो, और उसका टेम्परेचर जो है हम इंक्रीज़ करते हैं 1 केल्विन, मीन के 1 केल्विन हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, तो वो जो गैस है उसका 1 मोल था वो 0.0821 डेसीमीटर क्यूब एटीएम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा 1 मोल वॉल्यूम जो है। तो ये इसको फिजिकली एक्सप्लेन किया हुआ है 0.0821। इसी तरह ये बाकी सब की डेफिनेशन भी सेम आप इसी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, जस्ट प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट्स को चेंज करके। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एवोगैड्रोस लॉ, हमने देख लिया। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हमें ये कहता है कि अगर हम नॉन रिएक्टिंग गैसेस का मिक्सचर लेते हैं तो उनका जो पार्शियल प्रेशर का सम होता है वो टोटल प्रेशर की इक्वल होता है। अब हम जो है यही चीज़ अगर एक्सप्लेन करें, और इसकी हमारे पास मिक्सचर हो गैसेस का, और उसमें से हम किसी एक इंडिविजुअल गैस का प्रेशर फाइंड करना चाहें, पार्शियल प्रेशर, तो सबसे पहले जो है हम आइडियल गैस इक्वेशन टोटल मिक्सचर के लिए लिखेंगे, PTV = NTRT। फिर जो है इंडिविजुअल गैस के लिए लिखेंगे, लेट्स सपोज कि हमारे पास गैसेस थी A, B एंड C, तीनों का मिक्सचर था। A गैस के लिए आप अलहदा से लिखें आइडियल गैस इक्वेशन, B गैस के लिए अलहदा से, और C गैस के लिए अलहदा से। तो ये वाली इक्वेशन जो लिखी हुई है ये A गैस के लिए है, PAV = NART। तो अब यहाँ पे जी हम क्या करेंगे, यही वाली इक्वेशन जो कि हमारे पास बन गई है A गैस के लिए, और जो टोटल गैसेस वाली इक्वेशन है उससे हम A गैस वाली इक्वेशन को डिवाइड करें, तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये इक्वेशन बन जाती है, PA = XA/PT। ठीक है, इसमें XA क्या है, X है हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ गैस A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स, और इसको हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। और ये पॉइंट भी याद रखना है कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज़ ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ को कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ऑक्सीजन का प्रेशर जो होता है वो लंग्स में कम होता है और एयर में ज़्यादा होता है। लंग्स में 116 टॉर होता है और एयर में 159 टॉर होता है। इसी वजह से हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं, मीन के कम प्रेशर की तरफ ऑक्सीजन मूव करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर खारिज करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर लंग्स में ज़्यादा होता है और एयर में कम होता है। सेकंड जो इसकी एप्लीकेशन है वो पायलट्स जो हैं वो अपने साथ प्रेशराइज्ड केबिन्स लेके जाते हैं, उसमें जो है वो ऑक्सीजन के साथ किसी इनर्ट गैस का मिक्सचर फिल करके लेके जाते हैं हाई अल्टीट्यूड पे। और इसका जो है इसका मकसद भी यही होता है कि ऑक्सीजन के प्रेशर को मेंटेन रखा जाए ताकि सांस लेने में कोई मुश्किल ना हो। डीप सी डाइवर्स जो हैं वो भी चूँकि जब गहराई में जाते हैं तो ऑक्सीजन का प्रेशर इंक्रीज़ होता है, हर 100 फुट की डेप्थ पर 3 ATM प्रेशर इंक्रीज़ करता है। तो डीप सी डाइवर ऑक्सीजन के साथ हीलियम को फिल करके लेके जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन का प्रेशर मेंटेन रहता है और सांस लेने में मुश्किल नहीं होती। इसके अलावा जो जब गैसेस को बनाया जाता है लैब्स में, तो वाटर के ऊपर कलेक्ट किया जाता है कुछ गैसेस को,
तो वाटर पे जब कलेक्ट करते हैं तो वाटर के वेपर्स भी गैस के साथ शामिल हो जाते हैं और इस तरह से गैस जो है उसका ओरिजिनल प्रेशर नहीं रहता, बल्कि गैस का प्रेशर जो हम मेजर करेंगे वहाँ पे वाटर वेपर्स का प्रेशर भी साथ में ऐड हो जाएगा। तो गैस का प्रेशर प्योरली निकालने के लिए पहले तो हमारे पास इस तरह आएगा ना कि टोटल प्रेशर हम निकालेंगे गैस इंक्लूडिंग वाटर वेपर्स, तो वो आपके पास आएगा पी मोइस्ट इज इक्वल टू पी ड्राई, मीन कि गैस का प्योरली जो प्रेशर होगा और वाटर वेपर्स का प्रेशर, इन दोनों का सम जो होगा वो पी मोइस्ट के इक्वल होगा, मीन गैस प्लस वाटर। और फिर गैस का प्रेशर वहाँ से निकालना है तो वही पी ड्राई, मीन गैस का प्रेशर निकालने के लिए पी मोइस्ट में से हम पी वाटर वेपर्स माइनस करेंगे। वाटर वेपर्स के प्रेशर को हम एक्सटेंशन भी कहते हैं, तो इस तरह से हम गैस का प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। इनमें ना आप लोग एप्लीकेशंस को याद रखें अच्छी तरह, और डीप सी डाइवर्स जो हैं वो डेप्थ पे कितना प्रेशर इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है, कौन सी गैस ऑक्सीजन के साथ फिल करके लेके जाते हैं, नाइट्रोजन को क्यों फिल नहीं करते, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा प्रेशर पे ब्लड में डिफ्यूज़ होना स्टार्ट हो जाती है। फाइनल इक्वेशंस वगैरह जो चीज़ें मैंने यहाँ पे राइट की हुई हैं ये इंपॉर्टेंट है, इनको एज इट इज़ आप लोग याद करें। उसके बाद ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन है। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और फ्यूजन क्या कहता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और फ्यूजन ऑफ एनी गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। मतलब क्या है इसका कि कोई गैस जितनी भारी होगी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन या फ्यूजन, मीन के उसके मॉलिक्यूल्स का मूव करने का जो रेट है वो उतना कम होगा, और जो गैस जितनी हल्की होगी वो उतना तेज़ी से उसके मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। और रेट ऑफ डिफ्यूजन या फ्यूजन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, तो वॉल्यूम भी हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे यही बात बताई हुई है, रेट ऑफ वन गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ दैट गैस एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन ऑफ सेकंड गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ दैट गैस। और इसके अलावा रेट ऑफ डेंसिटी की जगह पे हम मॉलिक्यूलर मास की टर्म को भी यूज़ कर सकते हैं, और स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी को हम रेट से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा। नेक्स्ट काइनेटिक मॉलिक्यूलर ऑफ थ्योरी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ये बहुत सिंपल है, इसके पॉइंट्स जो हैं वो बिल्कुल आप लोगों को पहले भी याद होंगे कि हर गैस जो होती है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पे, छोटे छोटे पार्टिकल्स पे मुश्तमिल होती है, जिन्हें मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते रहते हैं, उनकी वेलोसिटीज़ डिफरेंट होती हैं, मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई अट्रैक्टिव फोर्सेज नहीं होती, टोटल वॉल्यूम जो होता है गैस के मॉलिक्यूल्स का नेग्लिजिबल होता है एज़ कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, मीन के जितनी जगह गैस ने ऑक्यूपाई की हुई है। तो ये कुछ सिंपल हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे राइट नहीं किए, वो तो वैसे भी आपको याद होंगे। आगे देखते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। बर्नौली ने 1738 में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस पेश की थी। ठीक है, और फिर बाद में जो है क्लासियस ने इसी को यूज़ करके इससे काइनेटिक इक्वेशन बनाई थी और गैस लॉज भी ड्राइव किए थे। मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन और वंडरवाल ने भी फिर इस पे काम किया था, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को एक्सटेंड किया था इन्होंने। मैक्सवेल का क्या काम था, एक तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को एक्सटेंड किया था और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ भी पेश किया था। और बोल्ट्जमैन ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज अमंग गैस मॉलिक्यूल्स, मतलब एनर्जीज की डिस्ट्रीब्यूशन को बोल्ट्जमैन ने एक्सप्लेन किया था। और वैंडरवाल ने आइडेंटिफाइड फॉल्टी पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के फॉल्टी पोस्टुलेट्स को आइडेंटिफाई किया था, वो दो पोस्टुलेट्स हैं। एक तो ये था कि देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, मीन के जो वॉल्यूम है गैस के मॉलिक्यूल्स का वो नेग्लिजिबल होता है एज कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो ये दोनों फॉल्टी पोस्टुलेट्स थे जो हमें किसने बताए थे, वंडरवाल्स ने, और फिर वंडरवाल्स ने रियल गैसेस के लिए एक इक्वेशन भी बनाई थी जी। उसके बाद जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है वो हमें गैस के बिहेवियर के बारे में, फिज़िकल बिहेवियर के बारे में बताती है। उसके बाद जी यहाँ पे हम देखें तो जो मैक्सवेल थे उन्होंने वेलोसिटीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया था, और ये एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है c² इज इक्वल टू c1² प्लस c2² प्लस अप टू सो ऑन डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3 अप टू सो ऑन, इसी तरह। ठीक है, तो ये फार्मूला भी याद रख लेना। उसके बाद रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है उसको हम देखें तो इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह लिख सकते हैं या CRMS लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3RT/m स्क्वायर रूट, ये इसका फार्मूला याद रखना है 1.73। और ये भी मीन के 3 का स्क्वायर रूट लेके ये वैल्यू 1.73 आ गई RT/m स्क्वायर रूट। और इसके अलावा जी नेक्स्ट 3PV/m की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 3P/d की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डेंसिटी की फॉर्म में, मॉलिक्यूलर मास की फॉर्म में। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मॉलिक्यूलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का फार्मूला और एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है ये FSC बेस नहीं है, थोड़ा हायर लेवल का है।
इसको भी चलें देख लें। नेक्स्ट जी काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी वैल्यू हाफ एम वी स्क्वायर होती है, और इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3R/2Na इंटू टी। ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद जो आपके पास फार्मूले आ जाते हैं ना, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरह के फार्मूले पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो 2-3 फार्मूले अगर होते हैं तो उनमें से जो है चूज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब तक आप लोगों को अच्छे से याद नहीं होगा तो एमसीक्यूज़ में जो है ना आप कंफ्यूज होंगे, तो इसीलिए इनको अच्छे से याद करें। काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर इन केल्विन। सो एट 0 केल्विन मॉलिक्यूलर मोशन सीजेस। 0 केल्विन पे चूँकि काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर डायरेक्टली रिलेटेड हैं, तो 0 केल्विन टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स की मोशन स्टॉप हो जाती है, और 0 केल्विन टेम्परेचर जो है वो अटेनेबल नहीं है, अनअटेनेबल है। और लोएस्ट टेम्परेचर अटेन्ड सो फार इज़ 10⁻⁵ केल्विन, ये भी याद रखें। फिर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर, टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट एज लिक्विड। वो टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर जिस पे कोई भी सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है उसे क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर डिपेंड अपॉन साइज, शेप एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ गैस। ठीक है, ये इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्रिटिकल प्रेशर की बात करें तो मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई अ गैस एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। और क्रिटिकल वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम जो है ये अब लिक्विड में चेंज करते हैं, किसी गैस को लिक्विफाई करते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ यूज़ की जाती है, ये टर्म्स वगैरह। क्रिटिकल टेम्परेचर नॉन पोलर गैसेस का जो होता है ना, वो हमेशा याद रखना है कि नॉन पोलर गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है, और पोलर गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है। अगर एमसीक्यूज़ में कोई आपको गैस दे दी जाए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए कि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, और नीचे वैल्यूज़ 3-4 दी हुई हों, 1-2 माइनस में हों और एक वैल्यू जो है वो रूम टेम्परेचर के क्लोज़ हो और एक बहुत ज़्यादा हाई हो, तो उसमें से आप रूम टेम्परेचर के क्लोज़ वाली मीन 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए चूज़ करेंगे, क्योंकि ये एक पोलर गैस है। तो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर के क्लोज होगा, ना बहुत ज़्यादा लो होगा और ना बहुत ज़्यादा हाई होगा। ये वैल्यूज़ हैं सारी, इनको थोड़ा अंदाज़ा रखें, कुछ हद तक इनको याद रखें कि इनमें से अगर कुछ आ भी जाए तो वो आपको आना चाहिए। क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो पोलराइजेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और पोलैरिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर है जी लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस में हम देखें तो 3 तरह के मेथड हैं यहाँ पे। लिंड्स मेथड से गैसेस को लिक्विफाई किया जा सकता है, फैराडेज मेथड से, या फिर क्लार्ड्स मेथड से। मेथड्स तो और भी होंगे, लेकिन जो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं वो यहाँ पे 3 तरह के मेथड्स हैं। ठीक है, लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस में पहला जो है वो लिंड्स मेथड है, बेस्ड अपॉन जॉल थॉमसन इफेक्ट। इनका ये याद रखना है कि ये किस चीज़ पे, इनका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है। लिंड्स मेथड जो है वो जॉल थॉमसन इफेक्ट पे बेस करता है। फैराडेज मेथड जो है वो बेस करता है जी फ्रीजिंग मिक्सचर, इसमें यूज़ किया जाता है। और क्लार्ड्स मेथड है, इन दिस मेथड गैस इज अलाउड टू डू सम मैकेनिकल वर्क। ये इनका डिफरेंस, जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है ना, ये बहुत अच्छे से याद रखने हैं। लिंड्स मेथड में जॉल थॉमसन इफेक्ट, फैराडेज मेथड में फ्रीजिंग मिक्सचर यूज़ किया जाता है गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए, कूलिंग करने के लिए, और क्लार्ड्स मेथड में मैकेनिकल वर्क करवाया जाता है गैस से। लिंड्स मेथड में कुछ और पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम प्रेशर 200 atm होता है, मिनिमम प्रेशर 1 atm होता है, और सारी गैसेस को लिक्विफाई किया जा सकता है लिंड्स मेथड से एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम को क्यों नहीं लिक्विफाई किया जा सकता, क्योंकि इनका साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत लो होता है, और लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं, लो पोलराइजेबिलिटी एंड नॉन पोलर नेचर होती है इनकी, तो इस वजह से लिंड्स मेथड से इन्हें लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंस बिटवीन वेपर्स एंड गैस और वेपर्स के दरमियान क्या डिफरेंस है। इट इज़ कॉल्ड अ वेपर इफ़ टेम्परेचर इज़ बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम हो तो फिर हम ऐसी सब्सटेंस को हम वेपर कहेंगे। ठीक है, जो भी फेज़ है। और अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा हो टेम्परेचर तो फिर हम उसे गैस कहेंगे। वेपर्स कैन बी कंडेंस्ड सिंपली बाय अप्लाइंग प्रेशर। वेपर को हम किस तरह कंडेंस कर सकते हैं, प्रेशर अप्लाई करके, लेकिन गैस को लिक्विड में चेंज करने के लिए हम प्रेशर तो अप्लाई करते ही हैं, साथ में टेम्परेचर को भी डिक्रीज़ करना पड़ता है। फिर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आ जाता है। पीछे मैंने आपको बताया था आइडियल गैस इक्वेशन हमने पढ़ी है, जो कि थी PV = nRT। इसमें से अगर आप nRT को दूसरी साइड पर ले जाएं तो PV डिवाइडेड बाय nRT हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है उसकी रेशो आ जाती है नंबर ऑफ़ मोल्स जनरल गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर के प्रोडक्ट के साथ। तो इनकी रेशो अगर 1 की इक्वल हो
तो इसको हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इस रेशो को, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 1 की इक्वल हो तो ये आइडियल गैसेस के लिए मीन के माना जाता है कि इनकी वैल्यू 1 होती है, इनकी जो रेशो की वैल्यू है। और अगर 1 से कम हो वैल्यू या ज़्यादा हो तो फिर जो है वो रियल गैसेस के लिए होगा। रियल गैसेस चूँकि आइडियल बिहेवियर से डेविएट करती हैं तो इस वजह से उनके लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 नहीं होती, या तो 1 से कम होती है या फिर 1 से ज़्यादा होती है। अच्छा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन बिहेवियर ऑफ गैसेस। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमें क्या बताता है? टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट बताता है गैसेस के बिहेवियर के ऊपर। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी इज इक्वल टू 1, पी वी डिवाइडेड बाई एन आर टी इज इक्वल टू 1 हो तो ये आइडियल गैसेस के लिए वैल्यू होती है 1। और 1 जो वैल्यू है उसको हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन से शो किया है, ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आइडियल गैसेस के लिए 1 थी इसकी वैल्यू। और रियल गैसेस के लिए हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ग्राफ है वो इस तरह जा रहा है, नाइट्रोजन का थोड़ा इस तरह, और फिर हाइड्रोजन और हीलियम। अब देखें तो यहाँ से हमें एक चीज़ का पता चल रहा है कि वो वाली गैसेस जिनका मैस कम है वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की तकरीबन क्लोज उनकी लाइन आ रही है ग्राफ की, और जिनका मैस ज़्यादा है वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से ज़्यादा डेविएट कर रही हैं। तो ये पॉइंट हो गया। गैसेस विद स्मॉल साइज़, तो हमें यहाँ से ये हमने कंक्लूजन निकाला, गैसेस विद स्मॉल साइज़ हैव वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्लोज टू 1। मीन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 के करीब करीब होती है उन गैसेस के लिए जिनका साइज़ कम होता है, एंड वाइस वर्सा। उसके बाद जी नेक्स्ट है वंडरवाल्स इक्वेशन। वंडरवाल्स इक्वेशन को हम रियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। इसमें भी कुछ फाइनल एक्सप्रेशंस वगैरह, कुछ फार्मूले वगैरह याद रखने। वी इज इक्वल टू वी माइनस एन बी वॉल्यूम करेक्शन के लिए, और पी इज इक्वल टू पी आई माइनस पी प्राइम इज इक्वल टू ए एन स्केयर और वी स्केयर, एंड पी आइडियल इज इक्वल टू पी प्राइम प्लस ए एन स्केयर ओवर वी स्केयर। और इसके अलावा पी प्लस ए एन स्केयर ओवर वी स्केयर, वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। ये बेसिकली हमारे पास वंडरवाल्स इक्वेशन है जिसको हम रियल गैस इक्वेशन कहते हैं। और बी यहाँ पे क्या है? बी को हम कहते हैं इफेक्टिव वॉल्यूम और इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, और बी की वैल्यू होती है 4 VM। मीन के मोलर वॉल्यूम को 4 टाइम्स हम लें तो फिर हमारे पास बी वैल्यू आती है। ए जो है, हाँ, ए हमारे पास है अट्रैक्टिव फोर्सेस को शो करता है। ए भी कांस्टेंट है और बी भी कांस्टेंट है। ए और बी को हम वंडरवाल्स कांस्टेंट कहते हैं। वंडरवाल्स कांस्टेंट के यूनिट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पे यूनिट्स लिखे हुए हैं। ए जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस को शो करता है और बी इफेक्टिव वॉल्यूम है। ए की यूनिट निकालने के लिए आपके पास जो ये वाला एक्सप्रेशन था, ये वाला, इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। वॉल्यूम दूसरी तरफ जाके पी प्राइम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और नंबर ऑफ मोल्स जाके डिवाइड हो जाएंगे, तो ये इस तरह बन जाएगा। ए इज इक्वल टू पी प्राइम वी स्केयर ओवर एन स्केयर। प्रेशर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के यूनिट पुट करेंगे तो फाइनली आपके पास ए के यूनिट्स आ जाएंगे। यूनिट्स याद कर लेने। और बी के यूनिट निकालने के लिए बी के यूनिट वी वॉल्यूम पर मोल्स होगा, ठीक है। वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब पर मोल या फिर मीटर क्यूब पर मोल आ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ए एंड बी जो कांस्टेंट्स हैं इनको हम देखें तो इफ़ ए एंड बी आर वेरी स्मॉल गैस शो आइडियल बिहेवियर। अगर ए और बी की वैल्यू कम होगी, मीन के अट्रैक्टिव फोर्सेस, ए मीन अट्रैक्टिव फोर्सेस भी कम हैं और बी मीन के जो साइज़ है वो भी कम है, तो फिर जो है गैसेस आइडियल बिहेवियर शो करती हैं। पोलर गैसेस ए एंड बी हैव लार्ज वैल्यूज़। पोलर गैसेस के लिए ए और बी की वैल्यूज़ लार्ज होती हैं। ए जो है वो पोलरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और बी जो है वो साइज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। फॉर नॉन पोलर गैस ए एंड बी आर वेरी स्मॉल। नॉन पोलर गैसेस के लिए इनकी वैल्यू बहुत कम होती है। और हाइड्रोजन हैज़ लीस्ट वैल्यू फॉर ए एंड बी। ये भी इंपॉर्टेंट बातें थी, याद रखें। हाइड्रोजन के लिए 0.0266 डेसीमीटर क्यूब पर मोल होता है, बी की वैल्यू होती है, ठीक है। और इसमें साइड पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि इफ़ इट मीन्स, ये जो वैल्यू आपको बताई हुई है 0.0266 डेसीमीटर क्यूब पर मोल, इट मीन्स इफ़ 2.016 ग्राम ऑफ मीन के, हम अगर 2.016 मीन के 1 मोल अगर हम हाइड्रोजन का लेते हैं इज़ टेकन, देन इट विल ऑक्यूपाई 0.0266 डेसीमीटर क्यूब और 266 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम एट क्लोजेस्ट अप्रोच इन गैशियस स्टेट। गैशियस स्टेट में ही गैस के जब मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जब बहुत क्लोज होंगे तो उस वक्त उनका वॉल्यूम कितना होगा? 0.0266, ठीक है, जब हम 1 मोल लेंगे हाइड्रोजन का। आई होप आप लोगों को
ये फिज़िकल डेफिनेशन या जो फिज़िकल कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। फिर प्लाज्मा की बात करते हैं तो प्लाज्मा जो है वो फोर्थ स्टेट है मैटर की। इसमें पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जो हैं ये उनका मिक्सचर होता है। मैक्रोस्कोपिकली ये न्यूट्रल होता है और सबसे पहले इसे आइडेंटिफाई किया था एक इंग्लिश साइंटिस्ट ने, विलियम क्रूक्स ने 1879 में। और जो है ना नेचुरल प्लाज्मा जो है वो बहुत कम पाया जाता है। इसके अलावा हमारे यूनिवर्स में प्लाज्मा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सूरज भी प्लाज्मा का बना हुआ है, स्टार्स जो हैं वो भी प्लाज्मा के बने हुए हैं। और ये सबसे अर्ली फॉर्म है मैटर की, सबसे बुनियादी फॉर्म। साइंटिस्ट आर वर्किंग, ये साइड पे कुछ और पॉइंट लिखा हुआ है लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। आर्टिफिशियल प्लाज्मा कैन बी क्रिएटेड बाय आयनाइजेशन ऑफ गैसेस। आर्टिफिशियल प्लाज्मा को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? गैसेस को आयोनाइज करवा के। एट लो टेम्परेचर विदाउट वैक्यूम रिएक्ट रैपिडली विद एनी मॉलिक्यूल। अच्छा जी, प्लाज्मा की ये खसूसियत है कि लो टेम्परेचर पे अगर प्लाज्मा को रखा जाए विदाउट वैक्यूम तो उसके मॉलिक्यूल्स रैपिडली किसी भी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। नेचुरल प्लाज्मा बहुत ज़्यादा हॉट होता है, उसका टेम्परेचर मिनिमम 20,000 डिग्री सेल्सियस होता है, बहुत हाई एनर्जी वाला होता है, किसी भी मटेरियल को वेपराइज कर सकता है। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट लो प्लाज्मा, लो एनर्जी प्लाज्मा। मैग्नेटिक फील्ड से जो प्लाज्मा क्रिएट किया जाता है उसकी एनर्जी कम होती है और उससे फिर मेटास्टेबल सब्सटेंसेस बनाए जाते हैं या मेटास्टेबल स्टेट बनाई जाती है या मेटास्टेबल मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं। मेटास्टेबल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे राइट की है। Existence of plasma at low temperature in the presence of magnetic field is called metastable state. Existence of plasma at low temperature in the presence of magnetic field is called metastable state. और metastable state हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी एनर्जी की जो रेंज होती है, ये मॉलिक्यूल उन्हीं मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेंगे जो इन्हीं की एनर्जी की रेंज में आ रहे होंगे। तो इस चीज़ को यूज़ करके ना बहुत इनसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। साइंटिस्ट आर वर्किंग विद मेटास्टेबल with molecules of gases to work as metastable agents on plutonium and यूरेनियम। तो ये दो याद रखने, प्लूटोनियम और यूरेनियम पे वर्क कर रहे हैं साइंटिस्ट मेटास्टेबल स्टेट्स के लिहाज से, ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद जो डेंसिटी की बात करें तो गैसेस की डेंसिटीज़ को ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में शो किया जाता है और लिक्विड्स और सॉलिड्स की डेंसिटी को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में शो किया जाता है। इसकी वजह यह है कि गैसेस बहुत हल्की होती हैं, 1000 टाइम्स लेस डेंस होती हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। इसी वजह से हम गैसेस के लिए जो है वो ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब वाला यूनिट यूज़ करते हैं। इसको हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे मीथेन की डेंसिटी जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे है वो 0.71 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है। अगर इसी को हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में शो करें तो वो आपके पास वैल्यू आती है 7.1 इंटू 10⁻⁴ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 0.00071 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कि एक इनकन्वीनियंट वैल्यू है जिसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा टफ हो जाता है और मीन के बहुत छोटी वैल्यू आ जाती है। तो इस वजह से ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में थोड़ी बड़ी वैल्यू होती है, उसको समझना थोड़ा आसान हो जाता है, 0.71 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो इसीलिए हम गैसेस के लिए ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब का यूनिट यूज़ करते हैं। स्पेस कितनी होती है गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान? गैस के मॉलिक्यूल्स वाइडली सेपरेटेड होते हैं 300 टाइम्स। इनका जो डायमीटर मीन के जो साइज़ होता है ना गैस के मॉलिक्यूल्स का, उस साइज़ से 300 गुना ज़्यादा दूर होते हैं गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से। एक मॉलिक्यूल यहाँ है तो दूसरा जो है इतना दूर होगा कि दरमियान जो फासला आ रहा है वो इस मॉलिक्यूल के साइज़ से 300 गुना ज़्यादा है। 8 ग्राम ऑफ ईच ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिखा हुआ है कि अगर हम 8 ग्राम ऑक्सीजन के भी लेते हैं, 8 ग्राम हाइड्रोजन के भी लेते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी की रेशो को अगर हमने कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन रेशो काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे, फिर इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन ओवर काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। अब काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूला लगाएं, 3/2 कैपिटल स्मॉल एम ओवर कैपिटल एम आर टी और 3/2 कैंसिल आउट हो जाएंगे ऊपर नीचे और एम ओवर एम आ जाएगा, गिवन मैस ओवर मोलर मैस। गिवन मैसेज आपको 8 ग्राम दिए हुए हैं दोनों के, और मोलर मैसेज में हम बात करें तो ऑक्सीजन का 32 और हाइड्रोजन का 2 होता है, 8/32 और फिर डिवाइडेड बाय 8/2। ठीक है, ये वैल्यू ऊपर जाएगी ना तो ये उलट हो जाएगी, 2/8 हो जाएगा और ये इसकी कटिंग कर लेंगे। फाइनली हमारे पास आ जाएगा 1/16 मीन 1:16 जो है वो उनकी काइनेटिक एनर्जी की रेशो आ गई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की। उसके बाद कुछ और पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सन इज़ 1.5 मिलियन किलोमीटर बॉल ऑफ प्लाज्मा। सूरज के बारे में बताया हुआ है कि ये 1.5 मिलियन किलोमीटर की एक बॉल है जो कि पूरी की पूरी प्लाज्मा से बनी हुई है।
कैल्विन स्टेट डू नॉट शो नेगेटिव टेम्परेचर। कैल्विन स्केल जो है उस पर नेगेटिव टेम्परेचर नहीं होता, उसका मिनिमम जो टेम्परेचर है वो 0 कैल्विन होता है। जो रीडिंग की बात करें स्केल की रीडिंग की, कि सबसे कम रीडिंग उसके ऊपर 0 होती है। 70 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी है, उसको एटीएम में चेंज करना है तो कैसे करेंगे। 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी जो होता है ना वो 1 एटीएम की इक्वल होता है। तो 70 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कितने एटीएम की इक्वल होगा। आप पहले 1 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी को निकालेंगे तो डिवाइड बाय 76 मल्टीप्लाई फिर 70 के लिए निकालने के लिए मल्टीप्लाई 70 करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। 3.5 एटीएम कितने टॉर्क के इक्वल होता है। 1 एटीएम 760 टॉर्क के इक्वल होता है। 1 टॉर्क जो होगा वो एटीएम की बात की ना, 1 एटीएम 760 टॉर्क इक्वल है, तो 3.5 एटीएम को हम 760 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 को, तो आंसर आ जाएगा। 1.5 एटीएम को पास्कल में चेंज करना है। 1 एटीएम 101325 पास्कल की इक्वल होता है। 1.5 कितने पास्कल की इक्वल होगा, 101325 को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। उसके बाद जी ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है, और जो ऊपर वाला प्रेशर होता है ना ब्लड प्रेशर, इसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, नीचे वाले को डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ये सिस्टोलिक प्रेशर जो है ये कब रीडिंग शो होती है, जब हार्ट फुली पंप कर रहा होता है ब्लड को, मीन के हमारा दिल जो है वो जिस्म की तरफ खून को भेज रहा होता है। और डायस्टोलिक प्रेशर होता है नीचे वाला, रेस्टिंग पोजीशन में जब हार्ट होता है तो उस प्रेशर को डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और जो ये ह्यूमन ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है, ये कौन सी यूनिट में मेजर किया जाता है, टॉर्क के यूनिट में मेजर किया जाता है। अगर तो जो बॉडी प्रेशर है ब्लड प्रेशर वो इंक्रीज़ कर जाए 140/90 से, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर जिसे हम कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद बैरोमीटर जो है उसको यूज़ किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर मालूम करने के लिए। मैनोमीटर को यूज़ किया जाता है लेबॉर्ट्री में प्रेशर को मेजर करने के लिए। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैसेज लेस दैन इन्वर्जन टेम्परेचर, जो गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो इन्वर्जन टेम्परेचर से हमेशा कम होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अ गैस ऑक्युपाइज 100 डेसीमीटर क्यूब एट 283 केल्विन, व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम एट -273 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे अगर हम देखें ना तो हमें V1 की वैल्यू दी हुई है और T1 की वैल्यू दी हुई है, फिर T2 की वैल्यू दी हुई है और V2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इस तरह जब हम वैल्यूज़ देख लेते हैं ना कौन कौन सी आई हुई हैं, फिर हमें फार्मूला जो है वो चूज़ करने में आसानी होती है। तो फार्मूला V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 करेंगे। फिर आपने यहाँ पे यूनिट्स देख लेने हैं। 273 के साथ केल्विन है और -273 के साथ डिग्री सेल्सियस है, इसको आप केल्विन में चेंज करेंगे। +273 करके माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, तो वो ज़ीरो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, आपके पास 0 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ जाएगा V2 की वैल्यू। प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन जो है वो इंक्रीज़ करता है डेप्थ में, तो जो नाइट्रोजन गैस है उसको इसीलिए जो डीप सी डाइवर्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ फिल करके नहीं लेके जाते, क्योंकि वो फिर ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाती है, और इस कंडीशन को नेक्रोसिस कहते हैं। ये जो नाइट्रोजन गैस का ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाना, नेक्रोसिस। उसके बाद है जी एग्जिस्टेंस, ये मैंने पहले बता दिया। मेटास्टेबल स्टेट्स का स्केल्स ऑफ थर्मोमीटर की बात करें तो 3 स्केल्स हम बेसिकली यहाँ पे देखते हैं। कौन कौन से स्केल्स हैं, एक केल्विन स्केल है, सेल्सियस स्केल है एंड फ़ारेनहाइट स्केल है। अब इनकी रीडिंग स्टार्ट कहाँ से होती है, केल्विन स्केल 273 केल्विन से, सेल्सियस स्केल 0 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट होता है, और फ़ारेनहाइट स्केल जो है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से स्टार्ट होता है। ये जो 273 केल्विन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ये वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है। और उसके बाद एक और रीडिंग लिखी हुई है 310 केल्विन 37 डिग्री सेल्सियस एंड 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये जो है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उसको हम अगर केल्विन में शो करें तो 310 होगा, अगर डिग्री सेल्सियस में करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा, और अगर फ़ारेनहाइट में शो करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। उसके बाद वाटर बॉयल करते हैं कौन सी टेम्परेचर पे, फ़ारेनहाइट में बताएं तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और डिग्री सेल्सियस में करें तो 100 डिग्री सेल्सियस, और अगर केल्विन में करें तो 373 केल्विन होता है। तो ये हमारा आज का चैप्टर था, आई होप आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, और दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।